हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग एक एक करके आज 27वां प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड है देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वह यह है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण आंदोलन कब दिया या कहाँ दिया है। तो यह इन्होंने बम्बई में दिया है या लखनऊ में दिया है या फिर चंपारण में दिया है या वाराणसी में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अपना पहला जन भाषण जो है वो वाराणसी में दिया गया है। और इनका जो पहला सत्याग्रह शुरू हुआ है, पहला जो राष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ है वह चंपारण से शुरू हुआ है। ये हम लोग याद रखेंगे। भाषण जो है इन्होंने वाराणसी में दिया और आंदोलन कहाँ से शुरू किए? चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या के जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। तो इन कथन में से कौन सा कूट करेक्ट होगा? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जो करेक्ट कूट होगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहयोगी में से थे, लेकिन इन्होंने आमंत्रण नहीं दिए थे। आमंत्रण कौन दिए थे? तो आमंत्रण जो दिए थे वो राजकुमार शुक्ल दिए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बी इसीलिए करेक्ट आंसर है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है गांधी जी चंपारण आए थे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारे अहम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको बहुत पसंद आएंगे, इसलिए आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है तीसरा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से जो है ये कौन होगा? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में नहीं है। ये है कि यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इनमें एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का सहयोग किया, और यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन सही है कि यह तिनकठिया प्रथा था। तीसरा कथन भी सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी इनमें महात्मा गांधी के सहयोगी थे। लेकिन चौथा कथन गलत है, क्योंकि यह आंदोलन जो है ये चंपारण में सिर्फ चंपारण के किसानों के लिए था, और ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। इस पर गांधी जी ने भारत स्तर पर यह आंदोलन शुरू नहीं रखा था। चौथा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो खेड़ा के किसानों के पक्ष में जो चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर है और खेड़ा सत्याग्रह, ये भी दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसके लिए या प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थगित बंदोबस्त जो है लागू कर दिया जाए। तो किसके लिए जो है गांधी जी ने जो है खेड़ा में सत्याग्रह चलाया था? चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि अकाल पड़ने के बावजूद जो है प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही को ये स्थगित नहीं किया था, भू राजस्व की उगाही जो है जारी रखा था, इस कारण इसको जो है ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो ये था कि युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन करना, या फिर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना, या खिलाफत आंदोलन का दमन करना था, या प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था। तो हम सभी जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो था वो ये था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त करना, नो वकील, नो दलील, नो अपील के बेस पर था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि द आर्नाकिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, या इंडियन आर्म्स एक्ट के नाम से जानते हैं, या अल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं? तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर
जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा गठित हुई थी। तो ये कब गठित हुआ था? 1772 ईस्वी में, या 1774 में, या फिर 1776 ईस्वी में, या 1778 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए जो प्रांतीय सभा का गठन हुआ था, करेक्ट आंसर के रूप में जो जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि 1774 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? इसमें ईसाई मिशनरी द्वारा जो है भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, या इसे भारत के औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था, या इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया था। तो हम सभी जानते हैं कि इस चार्टर एक्ट के तहत जो है ये 1 लाख रुपए की रकम ये किया गया था, इसको शिक्षा पे खर्च करना था, यानी इसमें जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान का ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि यह कथन किसका है कि यह कथन जो है किस आंदोलन के दौरान बोला गया था? हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे, या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी अपनी प्राण त्याग देंगे। यह कथन जो है असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या व्यक्तिगत सत्याग्रह, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त में कहा गया था। महात्मा गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त में ये भी कहे थे कि करो या मरो। जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी जो है अहिंसा को अपना धर्म मान के चले, और वो व्यक्ति जो है करो या मरो का नारा दे रहे थे, तो कैसी स्थिति रही होगी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उनका नाम क्या था? वो नाम नवजीवन था, या फिर इंडिया गजट था, या अफ्रीकनर था, या इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर, यानी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है गांधी जी ने अफ्रीका में प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रम में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? ये सभी आश्रम जो है यह महात्मा गांधी से संबंधित आश्रम है। साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम, सदाकत आश्रम और वर्धा आश्रम, ये सारे आश्रम जो है यह महात्मा गांधी से संबंधित आश्रम है। इनमें से कौन सा आश्रम जो है यह सबसे पुराना है? तो ये जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि जो ये सारे जो आश्रम हैं इनमें से जो सबसे पुराना है वह है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि फिनिक्स आश्रम है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का जब विभाजन होता है, कब? 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन होता है, तो उस वक्त बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वह कौन थे? उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, या एच.एल. रीजेल है, या ब्रोडिक है, या फिर ए.डी. एरुंडेल है। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, और जो गवर्नर जनरल थे भारत के वह थे कौन? लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, और ये जो है कर्जन थे, ये भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्वी तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वो W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी है, या S.N. बनर्जी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या बाल गंगाधर तिलक हैं। तो जो 13वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो ये थे समर्थक के रूप में स्वदेशी आंदोलन के जो आलोचक थे, क्योंकि ये इनका कहना था कि जो है कपड़े जलाने से कुछ नहीं होने को है, वह थे ये R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में शुरू हुआ था, और उसमें जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, यानी विदेशी वस्त्रों को लोगों ने जलाया था। तो इसको ये आलोचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनका कहना था कि इससे जो है हमें अपना नुकसान कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि
लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। लॉर्ड कर्जन ने जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया, वह विभाजन कब तक स्थिति बना रहा था। यह प्रथम विश्व युद्ध तक बना रहा, या फिर सम्राट जॉर्ज पंचम, जो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था, सम्राट पंचम के स्वागत में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत करने किए जाने तक। तो ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर है कि सम्राट जो जॉर्ज पंचम है, जो जब दिल्ली आए थे तो उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो उस वक्त तक जो है यह बना रहा और 1911 में इसको निरस्त कर दिया गया और 1911 में फिर जो है बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता कब किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1902 में हुआ है, 1905 में, 1906 में या फिर 1909 ईस्वी में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अगले गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। वह बनारस का 1905 का अधिवेशन था, या कलकत्ता अधिवेशन 1906 था, या सूरत अधिवेशन 1907 था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि कलकत्ता का अधिवेशन 1906 का था, जिसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है महत्वपूर्ण इसीलिए है कि इस वक्त जो है ये 1905 के विभाजन के बाद ये पहला अधिवेशन हो रहा था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का स्वयं जो है दो हिस्सों में कांग्रेस बट गया था, एक कांग्रेस नरम दल के रूप में और एक कांग्रेस गर्म दल के रूप में, जो आगे चल के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर दोनों गुट एक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है। यह कथन जो है BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, या BG तिलक बाल गंगाधर तिलक का है, या लाला लाजपत राय का है, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। तो यह जो कथन है आप लोग इससे में कंफ्यूज नहीं होंगे कि या ज़्यादातर लोग जो है इसमें कंफ्यूज होकर ये कहेंगे कि यह कथन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हो सकता है, लेकिन यह कथन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं है। यह जो कथन है यह किसका है, तो यह कथन है 17वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा है कि जो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा जी। तो यह कथन किसका है, यह है ऑप्शन नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। और उनका एक और कथन है जो बहुत फेमस है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब जो है 18 नंबर प्रश्न हम लोग जो लेकर के आए हैं यह प्रश्न भारतीय भूगोल से है, अतः हम लोग जो भूगोल का प्रश्न करेंगे इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, पीट में, काली मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में या लाल मिट्टी में। तो करेक्ट आंसर के रूप में जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो अधिकता पाई जाती है वो किसमें, वो लाल मिट्टी में काली मिट्टी में पाई जाती है, जिसको रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। यह है कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, सही कथन है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, सही कथन है। यह अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी कथन सत्य है। यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, यह असत्य कथन है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में इस प्रश्न का जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें हमको सही कथन चुनना है। खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद है कि भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
तो हम लोग एक एक कथन पर अगर विचार करेंगे तो सभी कथन सत्य मालूम पड़ते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सुमेलित करना है। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में स्थान है। कांच उद्योग, पीतल उद्योग, स्लेट उद्योग और हस्त निर्मित कालीन उद्योग। तो ये कौन सा उद्योग कहाँ स्थित है? 21वां नंबर क्वेश्चन का। तो जो कांच उद्योग है यह फिरोजाबाद में स्थित है। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें पीतल उद्योग का तो मुरादाबाद में स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करें स्लेट का तो ये मरकपुर में है। और फिर जो हस्त निर्मित है वो मिर्ज़ापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है सही कूट बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोडो जो है वो निवासी है। बोडो कहाँ के निवासी है? यह गारो पहाड़ी के निवासी है, संथाल परगना के निवासी है, अमेजन बेसिन के निवासी है या फिर मध्य प्रदेश के निवासी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा, बोडो जो निवासी है वह गारो पहाड़ी के निवासी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है 23वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को जो है यह रावी नदी से जल मिलता है, घाघरा नदी से जल मिलता है, यमुना नदी से जल मिलता है या फिर सतलज नदी से जल मिलता है। तो जो करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है इस प्रश्न का 23वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कांसावती नदी, तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, मेंटूर डैम, कावेरी नदी और उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। इसमें से कौन जो है सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा, यानी तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी जो है करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के किस राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है? वह बिहार है, केरल है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। तो जो भारत का सबसे लिंगानुपात में सबसे आगे जो राज्य है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा कि केरल राज्य का जो लिंगानुपात है वो ये सबसे अधिक है। और भारत में जो सबसे कम लिंगानुपात है जिस राज्य का वह है हरियाणा। इस प्रकार केरल जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है और हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। बिहार का भी जो लिंगानुपात है वो कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य या गुजरात में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है या फिर राजस्थान में काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है या राजस्थान में बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है या फिर गुजरात में जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि यह राजस्थान में स्थित है और बाघ और शेर के लिए ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, यह किन क्षेत्रों से आपका निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था या उस वक्त के मध्य भारत से हुआ था या फिर पंजाब से हुआ था? तो अब हम लोग जो है भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब तक अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए तथा साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है यह 10 जून 1946 को हुआ है या 9 दिसंबर 1946 को हुआ है या 26 नवंबर 1949 को हुआ है या फिर 26 दिसंबर 1949 को हुआ है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि भारतीय संविधान के जो सभा की जो स्थापना है या पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ। याद रखिएगा ये सभी ट्रिकिया पॉइंट है। और उसी दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिनका भी संबंध बिहार से ही है तो उनको सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके पश्चात जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और जो है
जो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में चुना गया, और 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य पेश प्रस्तुत किया गया और संविधान की कार्यवाही बायाप्ता उस दिन से फिर शुरू होती है। यानी ये तीनों तारीख याद रखना है, 9, 11, 13। और जो है संविधान हमारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के करीब मुशक्क़त के पश्चात जो है वह 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार होता है और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत या अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि इसकी जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। यानी संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 123 में है या 352 में है या 312 में है या फिर 143 में है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 30वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाता है, यानी अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि समता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। यह जो है 5 से 9 के बीच दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं, या फिर 9 से 13 है या अनुच्छेद 14 से 18 है या 17 से 21 है। तो जो सही उत्तर है 31वां नंबर क्वेश्चन का कि जो समता का अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, यह मौलिक अधिकार 12 से जो 35 के बीच हमारे पास मूल अधिकार है, भारतीय नागरिकों का जो मूल अधिकार 12 से 35 के बीच वर्णित है, उसमें से जो है यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है, यानी सी जो है वह सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान के छुआछूत या जिसको अस्पृश्यता कहेंगे, छुआछूत के उन्मूलन यानी उसको खत्म करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 14 के तहत है, अनुच्छेद 15 के तहत है, अनुच्छेद 17 के तहत है या फिर अनुच्छेद 18 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है। तो जो सही उत्तर है कि छुआछूत का जो उन्मूलन है यह अनुच्छेद किसके तहत है, अनुच्छेद 17 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है 32वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण कार्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। वह भारत के प्रस्तावना में किया गया संविधान के, या संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है, या फिर संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह किया गया है। तो 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, यानी कि यह जो प्रावधान किया गया है यह नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान रखा गया है। जो राज्य के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार की कोई ये विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निपटारा होगा यह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसका निपटारा करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है 34वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी है कि अनुच्छेद 71 के तहत जो है यह प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि तक रोक सकती है। राज्यसभा जो है सामान्य विधेयक को कितने अवधि तक वह रोक सकती है, 14 दिन तक, 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक। तो राज्यसभा जो है जो संसद का ऊपरी सदन है जिसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम 14 दिन की अवधि तक रोक सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जो है हम लोग आज 27वां सेट का महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि इतिहास में खासकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी यानी भूगोल के जो विभिन्न टॉपिक से और इंडियन पॉलिटी में जो है भारतीय संविधान के हम टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चन किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ आप दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले दिन अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।